Hello, good evening to all of you. Nikita, Kamakshi, Mahi, Nikita शिंदे, अरे सेम नाम हो गया ये तो। संजू, इकरा, खादीजा, श्रद्धा पाटिल, श्रेया वेरे, श्रेया पवार, सुमित, तनीषा, वासु, मयूरी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा आज फोन बीच में जा सकता है तो मैं आपके चैट शायद ना पढ़ पाऊं, क्योंकि उसका 5% बैटरी लेफ्ट है अभी। ओके, कल हमने खत्म किया था जो लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था और न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर को भी पढ़ा था। ठीक है, न्यूरॉन दो टाइप के थे, मेडुलेटेड या माइलिनेटेड, जिस पर माइलिन शीथ होता है, और दूसरे थे हमारे नॉन मेडुलेटेड या नॉन माइलिनेटेड, जिन पर माइलिन शीथ नहीं होता। ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो इंपल्स का कंडक्शन फास्ट किस में होता है? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। और इंपल्स का कंडक्शन स्लो किस में होता है? नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड या अनमाइलिनेटेड या अनमेडुलेटेड। अब आप पूछोगे दोनों में जो इंपल्स कंडक्शन की वेलोसिटी है उसमें डिफरेंस क्या होता है? तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, यानी ऐसे एक्सॉन जिन पर माइलिन शीथ है, वहां पर माइलिन शीथ जहां पर एब्सेंट है, उस पॉइंट को हमने बोला था नोड ऑफ रेनबियर। तो उसमें नोड ऑफ रेनबियर टू नोड ऑफ रेनबियर टू नोड ऑफ रेनबियर, यानी एक नोड ऑफ रेनबियर से दूसरे नोड ऑफ रेनबियर तक जंपिंग करके जाता है। इसलिए ऐसे कंडक्शन को हम बोलते हैं साल्टेटरी लीपिंग, जंपिंग, डांसिंग इंपल्स कंडक्शन। और हमारी बॉडी में लगभग इसी टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, और इनमें इंपल्स कंडक्शन की जो स्पीड होती है वो होती है 120 मीटर पर सेकेंड। और जो अनमाइलिनेटेड है, नॉन माइलिनेटेड है, उनमें इंपल्स कंडक्शन स्लो होता है। उसकी वैल्यू पता है कितना होती है आपको? 0.4 मीटर पर सेकेंड से लेके 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कुल मिला के वो उससे कहीं ना कहीं कम होता है, तो इसको आप याद रखना। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ओके, चलिए, तो मैं न्यूरॉन्स का डायग्राम अभी बना नहीं रहा हूं, आपके पास बना हुआ है। यहां पर मैं रफ डायग्राम बताऊंगा जिससे मुझे आपको समझाना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, यानी यहां पर मैंने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन तो किए हैं, बट उनका बेस क्या रखा है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। उसमें एक प्रोसेस है या दो प्रोसेस है, तीन है, कितने हैं, इसकी बात करने वाले हैं। तो पहला अपना टाइप आता है अपोलर या नॉन पोलर, यानी इन न्यूरॉन में डेंड्रॉन एक्सॉन कुछ होते ही नहीं है, दे आर विदाउट प्रोसेस। ऐसे न्यूरॉन किसमें होते हैं? एग्जांपल होता है इसका सीलेंट्रेट, मतलब हाइड्रा। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि दुनिया में जब पहली बार न्यूरॉन का फॉर्मेशन हुआ, न्यूरॉन बने, तो वो कैसे हुआ करते थे? अपोलर। और सबसे पहले न्यूरॉन किस में बने थे बेटा? सीलेंट्रेट में। पोरीफेरा में न्यूरॉन नहीं था, क्योंकि वहां पे टिश्यू लेवल नहीं था ना। ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा ना, तो टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन आया था वो किस में आया था? सीलेंट्रेट्स में आया था। और इनमें फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स अपीयर्ड हुए थे, और वो कैसे वाले थे बेटा? अपोलर या नॉन पोलर, यानी इसमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं था, जिसमें डिफ्यूज टाइप का इंपल्स कंडक्शन होता है, किसी भी डायरेक्शन में होता है। लेकिन दुनिया में पहली बार न्यूरॉन सीलेंट्रेट में बने थे, और हम तक आते 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 एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम बना चुके हैं। ओके, दूसरा होता है हमारा यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब क्या हो जाएगा? बहुत आसान है बेटा, ये देखो जरा, ये साइटोन होगा और एक एक्सॉन होगा। मैं बोलता हूं या तो प्रोसेस होंगे ही नहीं। अगर एक प्रोसेस होगा तो वो ऑलवेज क्या होना चाहिए बेटा? एक्सॉन ही होना चाहिए। इसको दिमाग में फिट कर लो। अगर एक प्रोसेस है तो वो अकेला डेंड्रॉन कभी नहीं हो सकता है, वो ऑलवेज क्या होगा बेटा? एक्सॉन होगा। तो यूनिपोलर मतलब एक प्रोसेस होगा, तो एक साइटोन हो गया और दूसरा प्रोसेस क्या हो गया उसका? एक्सॉन हो गया। इसके एग्जांपल है एम्ब्रियो ऑफ कॉर्डेट्स, यानी कॉर्डेट्स मतलब वर्टिब्रेट्स। कॉर्डेट फाइलम है और सब फाइलम क्या है? वर्टिब्रेट है। तो वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियो, मतलब हम लोग जब माँ की कोख में थे, हम लोग जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थे, तब हम में ज्यादातर न्यूरॉन किस तरह के होते हैं बेटा? यूनिपोलर के होते हैं। आगे चल के उनका फिर डेवलपमेंट चालू रहता है। तो कॉर्डेट्स के एम्ब्रियो में और एडल्ट ऑफ नॉन कॉर्डेट, और जो नॉन कॉर्डेट है मतलब जो इनवर्टिब्रेट हैं, उनके एडल्ट में कैसे होते हैं? यूनिपोलर। कॉर्डेट के एम्ब्रियो में और नॉन कॉर्डेट के एडल्ट में
कैसे वाले मिलेंगे बेटा, ऐसे वाले मिलेंगे। ओके, कुल मिलाकर में एक ही प्रोसेस होगा और वो हमेशा क्या होगा, एक्सॉन ही होगा। नेक्स्ट है अपना स्यूडो यूनिपोलर। नाम को ध्यान से देखो बेटा, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, झूठा, और यूनि मतलब एक, पोलर मतलब पोल, यानी ये यूनिपोल दिखेगा, लेकिन इसमें एक्चुअली दो प्रोसेस हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया स्यूडो यूनिपोलर। मैं इसका डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूं बेटा। देखो इसका ये होगा साइटोन, तो साइटोन से एक ही प्रोसेस निकलेगा, ये निकला, और उसी से एक डेंड्रॉन बन जाएगा और एक एक्सॉन बन जाएगा। इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, स्यूडो यूनिपोलर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसका जो डेंड्रॉन है और एक्सॉन है ये आपस में फ्यूज होके सिंगल प्रोसेस बन गया और साइटोन से अटैच है। तो साइटोन से तो आपको एक ही प्रोसेस दिखेगा, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, डेंड्रॉन और एक्सॉन है, तो इसको नाम दे दिया हमने स्यूडो यूनिपोलर। इसका एग्जांपल होता है बेटा सर डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व। जब मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊंगा, स्पाइनल नर्व पढ़ाऊंगा, तब आपको ये भी एग्जांपल समझ में आएगा कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन क्या होता है। अभी सिर्फ नाम याद करके छोड़ दो। सर प्रोसेस मतलब क्या है? ये डेंड्रॉन एक्सॉन क्या है, ये प्रोसेस ही तो है। न्यूरॉन का डेंड्रॉन क्या है, प्रोसेस है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है ना। एक्सॉन क्या है, लंबा प्रोसेस है। डेंड्रॉन क्या है, शॉर्ट प्रोसेस है। तो है तो आखिर ये प्रोसेस ना, ये मतलब बेटा इसका। नेक्स्ट है बेटा बाइपोलर। बाई मतलब होता है टू, इसमें दो प्रोसेस होंगे। अगर दो प्रोसेस है तो एक तो 100% क्या होगा, एक्सॉन, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेंड्रॉन। एक्सॉन या तो होता ही नहीं है, या मैक्सिमम होता है तो कितना होता है बेटा, एक ही होता है। दो एक्सॉन कभी नहीं होते हैं। ओके, यहां तो हो गई नहीं। अगर मैक्सिमम एक्सॉन होंगे तो एक ही रहता है बेटा। ऐसा कोई न्यूरॉन नहीं जिसमें दो एक्सॉन होते हैं, ऐसा कोई न्यूरॉन है ही नहीं। ओके, तो बाइपोलर का जो एग्जांपल दे रहा है एनसीईआरटी, रेटिना ऑफ आई। आपकी जो आईज है, आंखें हैं, इसका जो इनर लेयर है रेटिना, उसके अंदर ऐसे वाले न्यूरॉन्स मिलेंगे जो कैसे होते हैं, बाइपोलर। बट मैं इस आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना चाहूंगा। आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं रिसेप्टर्स, आई, ईयर, नोज, ये सारे रिसेप्टर आप इसमें ऐड कर सकते हो। बट इसको अच्छे से याद कर लेना, रेटिना ऑफ आई। तो ये न्यूरॉन पता है कैसा होगा बेटा, मैं यहीं पे डायग्राम बनाऊंगा। इसका ये साइटोन होगा, एक डेंड्रॉन होगा, और एक ये लंबा वाला क्या हो गया, एक्सॉन, क्योंकि एक्सॉन हमेशा लॉन्ग होता है देन डेंड्रॉन। तो मैंने यहीं पर इसका छोटा डायग्राम बना के आपको दिखाने की कोशिश की है, आप समझ सकते हो। बाइपोलर एक प्रोसेस और दो प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपोलर, मतलब बहुत सारे प्रोसेस होंगे, दो से तो ज्यादा होंगे, क्योंकि दो थे तो हमने क्या बोल दिया, बाइपोलर। तो अगर आपको मल्टीपोलर बोलना है तो कम से कम तीन प्रोसेस होना चाहिए। उन तीन में एक तो ऑलवेज क्या होगा, एक्सॉन होगा, बाकी दो या दो से ज्यादा, तीन, चार, पांच, जितने भी हजारों करते रहना आप घर पे बैठ के, वो सब क्या हो जाएंगे आपके, डेंड्रॉन। तो मल्टीपोलर जो आप देखते हो ना जनरली, जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, ऐसा फोटो, ये आपका कौन सा है बेटा, मल्टीपोलर न्यूरॉन है, जिसमें मैनी डेंड्रॉन होते हैं और एक एक्सॉन होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, आपके बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स किस टाइप के होते हैं, मल्टीपोलर। लेकिन जो एग्जाम्पल कई बार लाइन टू लाइन में से आता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो आपका ब्रेन का, फोर ब्रेन का जो ब्रॉडेस्ट पार्ट है सेरिब्रम, उसके दो पार्ट हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स मतलब ग्रे मैटर, मेडुला मतलब व्हाइट मैटर, तो ये उसके न्यूरॉन्स हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। याद हो जाएगा बेटा, बोलो आलोक भाई, डिम्पू। यस सर। हाँ सर, हो जाएगा यार। कोई भी डाउट हो तो बराबर पूछ सकते हो आप मुझे, कोई भी डाउट रहा। इकरा, सुमित, हाँ सुमित गुड इवनिंग। बट मेरा फोन जाने वाला है बेटा, 3% बैटरी है, उसकी लाइट भी नहीं दिखेगी आपको, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। बट आपको ये समझ में आ गया सबको, श्रद्धा पाटिल, गॉट इट। अगर आप नाम को अच्छे से देखोगे तो आपको ये वैसे ही समझ में आ जाएगा बेटा। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपोलर मतलब नहीं, यूनिपोलर एक प्रोसेस होगा और एक हमेशा एक्सॉन होता है।
बाइपोलर में दो प्रोसेस होंगी, तो एक तो एक्सॉन होगा ही, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेंड्रॉन हो जाएगा। और मल्टीपोलर में एक एक्सॉन होगा तो बाकी सारे प्रोसेस क्या होंगे, डेंड्रॉन होंगे। और स्यूडो यूनिपोलर में डेंड्रॉन और एक्सॉन को फ्यूज कर देना, तो डेंड्रॉन और एक्सॉन फ्यूज होके एक बन गया। तो यहां से एक निकलता दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअली वो दो हैं, डेंड्रॉन और एक्सॉन, लेकिन साइटोन से एक ही प्रोसेस दिख रहा है, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, स्यूडो यूनिपोलर। झूठा है ये यूनिपोल शो कर रहा है पर झूठा कर रहा है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। चलिए, स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा बेटा? अब मैं सेम चैप्टर, यानी मुझे भी अभी भी न्यूरॉन्स के टाइप्स ही करने हैं, लेकिन अभी जो मैंने क्लासिफिकेशन किया था वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। न्यूरॉन कैसा काम करते हैं उसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यूरॉन कितने टाइप के हैं। अभी किसके आधार पर थे ये, प्रोसेस के आधार पर थे, अभी उनके काम के आधार पर कर रहा हूं मैं। ओके, तो पहला हो जाएगा हमारा सेंसरी न्यूरॉन, या इसको बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का एक और नाम क्या हो सकता है, एफरेंट न्यूरॉन। ये हमेशा क्या करता है, रिसेप्टर से इंपल्स को सीएनएस की तरफ लेके जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मुझे यहां पे टच किया, तो ये टच कौन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, और ये इस टच को लेके गया कहां पर, सीएनएस तक। तो सीएनएस तक जो इंफॉर्मेशन यानी इंपल्स को ले जाने का काम करता है, उस न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे बेटा, सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। दे कैरी इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सीएनएस, कैरी इंपल्स टू सीएनएस। ओके, दूसरा है हमारा मोटर न्यूरॉन। अब यहां से टच गया, सीएनएस में गया, ब्रेन में चला गया। ब्रेन किसका पार्ट है बेटा, सीएनएस का पार्ट है। अब इस टच के लिए इसने एक ऑर्डर बना लिया, ऑर्डर को बोलते हैं मोटर इंपल्स। आदेश बना लिया कि भाई तुझको टच करने की बजाय हाथ को हटाना, जो भी ऑर्डर बनाया कि सामने वाले को चांटा मारना है, जो भी ऑर्डर बनाया है, डिपेंड करता है टच कैसा है। हाथ मिलाया तो आप चांटा क्यों मारोगे, तो आप अपनी मसल्स को बोलोगे हाथ, एक किसी ने छुआ तो गुदगुदी आएगी तो हटाओगे, और किसी ने छुआ तो चांटा भी मार सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका टच सेंस कैसा था, तो ब्रेन उसका एनालिसिस कर लेता है और बदले में क्या बनाएगा, ऑर्डर, आदेश बन जाएगा कि उस सेंसरी इंपल्स के बदले में हमको आंसर क्या देना है। तो वो काम कौन करेंगे, मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, जो भी ऑर्डर आपके ब्रेन ने या सीएनएस ने बनाया उसको लेके जाएंगे कहां तक, इफेक्टर तक। दे कैरी, यानी मोटर न्यूरॉन कैरी मोटर इंपल्स या ऑर्डर फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर। इफेक्टर आपके बॉडी में बेटा दो ही होते हैं, या तो वो मसल्स होगा या फिर वो ग्लैंड होगा। मुझे क्रॉस करके दिखा दो बेटा। आप कोई भी काम करते हो इन दो से ही करते हो, या तो आप मसल से करते हो या फिर आप ग्लैंड से करते हो। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या? मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो भी काम करते हो इन दो से ही करते हो। कोई भी सोच के देख लो, आप घर पे सोचते रहना और कल मुझसे बात करना। ओके, तो आप जो भी काम करने वाले बेटा वो इफेक्टर न्यूरॉन के थ्रू करने वाले हैं, या सॉरी इफेक्टर ऑर्गन्स के, तो ये तो ग्लैंड्स होंगे या फिर मसल्स। ओके, तीसरा है हमारा इंटर न्यूरॉन या एडजस्टर। ये होते हैं आपके सीएनएस के न्यूरॉन। न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस इज कॉल्ड इंटर न्यूरॉन या एडजस्टर। देखो, जो आपने टच किया था सेंस को लेके गया था सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन सीएनएस तक, और सीएनएस से ऑर्डर लेके कौन आया था, मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। मोटर न्यूरॉन का एक और नाम क्या हो सकता है बेटा, इफरेंट न्यूरॉन। अब जो सेंस गया था उसका एनालिसिस कौन करता है, आपका ब्रेन के न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, सीएनएस के अंदर आते हैं। तो वो नेचर में कैसे होते हैं, एनालाइजिंग इन नेचर, इंटरप्रेटिंग इन नेचर, यानी वो चीजों को समझते हैं तो बदले हमें ऑर्डर क्या प्लेस करना है वहां पर। ओके, तो दे आर एनालाइजिंग इन नेचर, इंटरप्रेटिंग इन नेचर। ओके, यानी वो ऑर्डर बनाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे टच किया, ठीक है, तो टच के खिलाफ कैसा ऑर्डर आना है, आपको चांटा मारना है कि टच के बदले में हाथ को हटाना है, ये डिसीजन कौन लेगा, आपका सीएनएस लेगा। वो अपने हिसाब से ले लेता है कि वो टच कैसा था।
गलत इरादे से किया गया टच होगा तो आपको चाटा चाटा पड़ जाएगा, और धोखे से कोई छिपकली आई तो, या किसी ने कोई आपको दबा रहा है ऐसे, तो आपको मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हाँ बेटा बोलो 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 बोलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर न्यूरॉन टेम्परेचर कर रही है। बेटा आपकी आवाज कट रही है, नेट प्रॉपर नहीं है आपका। नहीं आ रही बेटा आपकी आवाज, बीच में नेट से होगा तो मुझसे आप पूछ सकते हो, या मैं लेक्चर के बाद में आपको टाइम दूंगा, आप मुझसे डिस्कस करते हो, मैं 10 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है। माइक ऑफ करो, किसका माइक है ये वीडियो और ऑडियो ऐसे चालू मत किया करो, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। ले लिया? यस ओके ओके ओके, चलिए आज बहुत ही टेढ़ा और बहुत ही इजी टॉपिक आ गया अपना, इम्पल्स कंडक्शन। एनसीईआरटी में 2 पेज भर के रखे हैं, इतनी सी चीज में आपको मैं पूरी कहानी क्लियर करने वाला हूं। ओके, तो ये टॉपिक क्या है आपका, इम्पल्स कंडक्शन। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके एक एक पॉइंट बताने वाला हूं, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो दिख रहा है प्रॉपर ये वाला पॉइंट? देखो इंपल्स कंडक्शन क्या है, ये न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन का ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, ऐसा ऐसा वाला, ये हो गया आपका साइटोन, मेरा जो पाम दिख रहा है ना पाम, ये हो गया आपका साइटोन, ये हो गया डेंड्रॉन, और ये हो गया नीचे वाला एक्सॉन, ठीक है। तो इंपल्स कंडक्शन में मेजर रोल किसका करना, पूरे न्यूरॉन का होता है नो डाउट, बट इसका एक्सॉन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो ये जो आपको बुक्स के अंदर डायग्राम देखते हैं ना ऐसे पीसेस जैसे, ये एक्सॉन का सेगमेंट है, ठीक है। एक्सॉन के अंदर क्या होता है, एक्सोप्लाज्म होता है, ओके। और दुनिया में कोई भी सेल हो, चाहे वो न्यूरॉन ही क्यों ना हो, मैंने बोला ना दुनिया में कोई भी सेल हो, सेल के अंदर मेनली कौन सा कैटायन होता है, K+। यानी किसी भी सेल के अंदर, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मेन कैटायन, मेन पॉजिटिव आयन हमेशा कौन सा होता है, पोटेशियम K+। और सेल के बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसको मैं बोल सकता हूं ECF। तो सेल के बाहर ECF में हमेशा कौन सा पॉजिटिव आयन ज्यादा होता है, हमेशा कौन सा कैटायन ज्यादा होता है, Na+। इस बात को दिमाग में फिट कर लो, अगर मेरी एक सेल है ये, तो सेल के अंदर कौन सा पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा, हमेशा K+। और सेल के बाहर कौन सा होने वाला है, Na+। दुनिया की कोई भी सेल हो, आज के बाद ये फिट कर लो यहां पर, मेन कैटायन ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी साइटोप्लाज्म जिसको आप बोलते हो, उसमें क्या ज्यादा होगा बच्चा, पोटेशियम। और मेन कैटायन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी आउटसाइड ऑफ सेल क्या ज्यादा होगा, सोडियम। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ब्लड का जो प्लाज्मा है वो आरबीसी के लिए क्या बन जाएगा, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो उसमें क्या ज्यादा होता है, सोडियम। लेकिन जो आरबीसी सेल है, खुद आरबीसी, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा है, उसमें हमेशा क्या ज्यादा होता है, पोटेशियम। तो कोई भी सेल हो, इनसाइड क्या होगा, पोटेशियम ज्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर कम है, बाहर है ही नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है और सेल के बाहर पोटेशियम कम होता है। सेम अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूं, तो सोडियम हमेशा कहां पे होता है ज्यादा, सेल के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेल के अंदर सोडियम होता ही नहीं है, होता है, कम होता है। तो यहां पर आपको टारगेट करना है कि सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा, सेल के बाहर सोडियम ज्यादा। तो आप मुझे ये बोलो, न्यूरॉन भी एक सेल है कि नहीं, बोलते हैं उसको नर्व सेल, न्यूरॉन क्या है, नर्व सेल है कि नहीं। तो सोचो न्यूरॉन के अंदर भी कौन सा पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा, श्रद्धा पवार बोलो जरा, श्रेया पवार, न्यूरॉन के अंदर कौन सा पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा, श्रेया पवार मैं तुमसे पूछ रहा हूं। डिंपल, K+ होगा। अरे भाई कोई भी सेल हो तो न्यूरॉन भी तो एक सेल है ना। मैंने न्यूरॉन के टुकड़े काट दिए, न्यूरॉन के अंदर
जो न्यूरोप्लाज्म है या एक्सॉन के अंदर जो एक्सोप्लाज्म है वो हमेशा किस में रिच रहेगा बेटा? पोटेशियम में। और न्यूरॉन के बाहर क्या ज्यादा होगा? Na+ सोडियम। ठीक है, तो न्यूरॉन के अंदर या एक्सॉन के अंदर कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स भी होते हैं, बट अभी आप क्या याद रखो, अंदर पोटेशियम ज्यादा है और बाहर सोडियम ज्यादा है। आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, यानी जो चीज जहां पर ज्यादा है वहां से कहां जाएगी? जहां पर वो चीज कम है। अगर सोडियम इस तरफ ज्यादा है, रिंग वाले हाथ की तरफ सोडियम ज्यादा है और इस तरफ कम है, तो सोडियम हमेशा कहां से कहां जाएगा बेटा? रिंग वाले हाथ से इस तरफ जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक दोनों तरफ सोडियम का लेवल बराबर नहीं हो जाता है। ऐसे ही मान के चलो मेरे रिंग वाले हाथ में क्या ज्यादा है? पोटेशियम, और इधर पोटेशियम कम है, तो पोटेशियम हमेशा किधर से किधर जाएगा? रिंग वाले हाथ से इधर जाएगा। यानी जिधर जो चीज ज्यादा होती है वो चीज उधर जाती है जिधर वो चीज कम होती है। यानी सोडियम जिधर ज्यादा उधर से किधर जाएगा? जहां पे सोडियम कम है। पोटेशियम जिधर ज्यादा है वो उधर से कहां पे जाएगा? जिधर पोटेशियम कम है। ऐसा अपने आप होगा, फ्री में होगा, यानी ये ट्रांसपोर्ट अगर अपने आप होगा तो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन सोचो मैं क्या बोलने वाला हूं, सोडियम इधर ज्यादा है और सोडियम इधर कम है, तो इधर से तो इधर सोडियम अपने आप जाएगा, लेकिन जिधर सोडियम कम है अगर उधर से आपको सोडियम लाना है किस तरफ? जहां पर सोडियम ज्यादा है, तो ये काम अपने आप हो जाएगा क्या? नहीं, ज्यादा से कम की ओर तो अपने आप चला जाएगा, पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप कम से ज्यादा की ओर जाओगे तो ये काम एक्टिवली करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? चलो। यस सर। अब मैंने पूरी कहानी बता दी आपको, एक बेस तैयार कर दिया। अब ये जो पीस दिख रहा है आपको, ये प्लस माइनस आपको बड़ा टफ लगता है, देखने में डर लगता है, कुछ नहीं है बेटा, ये एक्सॉन के छोटे छोटे पीस काट लिए। तो देखो आप जरा, इसको हम 3 पॉइंट में पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दूसरा हो जाएगा डीपोलराइजेशन, और तीसरा हो जाएगा रीपोलराइजेशन। इन 3 पॉइंट में आपका पूरा इंपल्स ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। समझे? चलिए हम बात करते हैं, पहला है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। थोड़ा सा मैं इधर खिसका देता हूं। ठीक है, तो देखो आपका ये न्यूरॉन है, इधर देखो जरा, इधर देखो आप, ये आपका क्या है बेटा? न्यूरॉन है, ये रहा। ठीक है, अंदर कौन ज्यादा है? पोटेशियम। बाहर कौन ज्यादा है? सोडियम। मतलब सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, ऐसा मैं बताना चाहता हूं आपको इस डायग्राम से। तो तुम मुझे ये बताओ, अपने आप पोटेशियम अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो अपने आप पोटेशियम किधर आना चाहता था बेटा? ज्यादा से कम। मतलब किधर से किधर? एक्सॉन के अंदर से किधर आएगा वो? आउटसाइड ऑफ एक्सॉन। यानी पोटेशियम ज्यादा अगर एक्सॉन के अंदर है, न्यूरॉन के अंदर है, तो पोटेशियम अपने आप किधर आना चाहेगा? बाहर की तरफ। अगर मैं अपने आप इसको छोड़ दूं, पैसिवली ट्रांसपोर्ट पोटेशियम का किधर होगा? इनसाइड टू आउटसाइड। सोडियम किधर ज्यादा है बेटा? न्यूरॉन के बाहर है या अंदर? बाहर सर। बाहर है। तो सोडियम अपने आप किधर जाना चाहेगा बेटा? अंदर अंदर। जाना चाहेगा। पैसिवली पोटेशियम बाहर आना चाहता है, और तब तक आना चाहता है जब तक अंदर बाहर पोटेशियम बराबर ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ये बात हमको समझ में आती है। दूसरा, सोडियम का जो ज्यादा लेवल है वो किधर है? आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन। तो सोडियम अपने आप यानी पैसिवली किधर जाना चाहता है? अंदर जाना चाहता है, और तब तक जाना चाहता है जब तक अंदर और बाहर इक्वल नहीं हो जाए। ऐसा नॉर्मली डिफ्यूजन से या पैसिवली ट्रांसपोर्ट से होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बोलो। यस सर। हाँ सर। बट ऐसा होना चाहिए था, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कोई मना नहीं कर रहा है, ऐसा होना चाहिए था और अपने आप होता। बट अगर आपको सोडियम को अंदर से बाहर लाना हो तो ये काम फ्री में होगा क्या? नहीं, क्योंकि सोडियम फ्री में तो अंदर जाएगा, लेकिन आप अंदर से बाहर लाओगे तो आपको जबरदस्ती नहीं लाना पड़ेगा सोडियम को, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं लाना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा।
अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो बाहर तो वो अपने आप जाना चाहता था, लेकिन आप बाहर से अंदर ले जाओगे तो ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा कि नहीं होगा? जबरदस्ती काम करना पड़ेगा, यानी आपको एटीपी खर्च करना पड़ेगी। तो याद रखना, इन रेस्टिंग कंडीशन, जब आपका न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में है, उसको कोई भी स्टिमुलस नहीं दिया जा रहा है, उसको एक्साइट नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, 3 सोडियम बाहर निकल जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आ जाएंगे। इस पॉइंट को बेटा याद कर लो। ये जो 3 सोडियम बाहर निकले, ये एक्टिवली निकले या पैसिवली? बोलो। पैसिवली। अरे मूर्खो, इतना चिल्ला रहा हूं, पैसिवली कहां से निकले? सोडियम बाहर ज्यादा है। जब सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, आप कम से बाहर मतलब कम से ज्यादा की ओर निकाल रहे हो, तो ये काम पैसिवली होगा क्या? ये काम कैसा होगा बेटा? एक्टिवली होगा। 3 सोडियम को जबरदस्ती बाहर निकाला गया, अपने आप नहीं निकले बेटा। अपने आप तो सोडियम क्या चाहता था? बाहर से अंदर जाना चाहता था, आपने तो अंदर से बाहर जबरदस्ती निकाल दिए। तो ये जो सोडियम का इफ्लक्स हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एक्टिवली या पैसिवली? बोलो बेटा। एक्टिवली। और 3 सोडियम बाहर निकाले, बदले में 2 पोटेशियम को अंदर डाला गया। पोटेशियम तो अंदर ज्यादा है और बाहर कम थे, तो वैसे तो पोटेशियम क्या कर रहा था, अंदर से बाहर जाना चाहिए था, ये तो आप बाहर से अंदर लेके आ गए। तो ये पोटेशियम का भी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक्टिवली हुआ या पैसिवली? वेरी गुड, एक्टिवली हुआ। यानी इस कंडीशन में सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, और वो भी एक्टिवली, जबरदस्ती 3 सोडियम को बाहर निकाल देता है और 2 पोटेशियम को अंदर डाल देता है, एक्टिवली, एनर्जी को खर्च करके। तो आप देखोगे, जब 3 पॉजिटिव आयंस बाहर निकल रहे और 2 पॉजिटिव आयन अंदर जा रहा है, तो हर बार 1 प्लस लॉस नहीं हो रहा अंदर से? बोलो। 3 प्लस बाहर निकाल दिए, 2 प्लस अंदर गए, तो हर बार 1 प्लस का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हाँ, तो ये तब तक निकलता रहेगा, अब ये बाहर निकलता रहेगा ऐसी कंडीशन में, तो हर बार 1 प्लस का लॉस हुआ, फिर 1 प्लस का लॉस हुआ, फिर 1 प्लस का लॉस हुआ, और ऐसा होते होते, या ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक न्यूरॉन की अंदर वाली सरफेस पर -70 मिली वोल्ट करंट पैदा नहीं हो जाता है। इसी -70 मिली वोल्ट को हम बोलते हैं बेटा पोलराइजेशन या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? रेस्टिंग न्यूरॉन में 3 सोडियम को जबरदस्ती बाहर निकाला, 2 पोटेशियम को जबरदस्ती अंदर डाला, तो ऐसा करने में हर बार 1 प्लस बाहर जाता जा रहा है, तो अंदर प्लस की कमी होगी कि नहीं होगी बेटा? जब अंदर प्लस की कमी होगी तो अंदर धीमे धीमे प्लस चार्ज कम हो जाएगा और धीमे धीमे क्या बढ़ने लगेगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा। तो ये जो कहानी है ना, 3 सोडियम बाहर निकलना, 2 पोटेशियम अंदर जाना, ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक अंदर की सरफेस पर -70 मिली वोल्ट करंट पैदा नहीं हो जाता है। इसके अलावा अंदर कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स भी रहते बेटा। ठीक है, तो कुल मिला के न्यूरॉन की अंदर वाली सरफेस पे कितना जनरेट हो गया करंट? -70 मिली वोल्ट। तो ये -70 को एक्टिवली मेंटेन किया जा रहा है कि पैसिवली? क्वेश्चन बन जाएगा, एनटी वाले बनाएंगे। एक्टिवली या पैसिवली? एक्टिवली। वेरी गुड, समझ गया ना। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक अंदर कितना नहीं हो जाएगा, -70। इसको मजा आता है, वाह, -70 हो गया। समझे बेटा? चलो, ये कहानी होगी आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी जब आपका न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में, तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, -70 मिली वोल्ट। इसको पोलराइजेशन क्यों बोल दिया मैंने पता है? पोल बन गया ना, अंदर माइनस बन गया, बाहर प्लस बन गया, तो ये पोल बने कि नहीं बने? पोल केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, पोलरिटी नहीं पढ़ते हो क्या? इधर माइनस हो गया, उधर प्लस हो गया, तो 2 पोल बन गया कि नहीं बन गए, प्लस माइनस। तो इसी को हमने क्या बोल दिया बेटा, पोलराइजेशन। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलो या एनटीए वाले पोलराइजेशन बोले,
एक ही बात है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, -70 मिली वोल्ट। अभी के अभी बोलो, याद हुआ हमेशा के लिए क्या नहीं हुआ बेटा, बोलो, Yes, sir. बोलोगे कभी? No, No, sir. sir. सोचो, अगर मेरे न्यूरॉन को कोई टच नहीं कर रहा है, ये रेस्टिंग कंडीशन में देखो ये, तो भी अभी इनमें कितना करंट होगा, अभी Minus Minus 7 70. millivolts. अभी मैं देख रहा हूं, अब मैंने आंखें बंद कर ली, मेरे आंखों के रेटिना के न्यूरॉन में कितना करंट होगा अभी, minus Minus 70. minus 7. आप सो रहे हो तो आपके बॉडी के न्यूरॉन्स में लगभग कितना पड़ा है, -70। 70। जब तक किसी न्यूरॉन को एक्साइट ना किया जाए तब तक वो किस कंडीशन में पड़ा रहता है बेटा, -70। और ये -70 को एक्टिवली मेंटेन किया जाता है, इसमें आपकी एटीपी खर्च होती है। चलिए बेटा, पहला पॉइंट मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। अब हम बात Sure. करते हैं दूसरे पॉइंट की, बड़ा करके पढ़ेंगे उसको लास्ट में फिर। तो -70 होने के बाद वो रेस्ट पे चला जाता है। -70 हो गया तो जो 3 सोडियम बाहर निकल रहे थे और 2 पोटेशियम अंदर जा रहे थे, वो प्रोसेस बंद हो जाती है, यानी ये -70 होके रुक जाता है, फिर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज नहीं करता है, -70 में ही पड़ा रहता है। अब यहाँ पे क्यों कैसे नहीं आएगा, हो सकता है -60 पे पड़ा होता, बट हमें कितना करंट रहता है रेस्टिंग कंडीशन में, -70। जैसे ही प्लस माइनस का जो एक्सचेंज हुआ ना, 3 प्लस बाहर गए 2 प्लस अंदर आए, ऐसा तब तक होता है जब तक आपके न्यूरॉन की इनर सरफेस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो जाए, -70। जैसे ही हो जाता है सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर देता है, या करता भी रहता तो वो -70 को मेंटेन करने के लिए करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बेटा हमारा डीपोलराइजेशन। रुको जरा इसको और बड़ा करते हैं, दिख रहा है ना सभी को क्लियर। डीपोलराइजेशन, डी मतलब होता है 0, पोल मतलब पोल प्लस माइनस, तो डीपोलराइजेशन का मतलब एक्चुअली पता क्या निकलता है, पोटेंशियल डिफरेंस का 0 होना। तो एनसीईआरटी का दुनिया की सभी बुक्स उसको क्या नाम देने लग गई, डीपोलराइजेशन। लेकिन एक्चुअली ये हुआ क्या था बेटा, रिवर्स पोलराइजेशन हुआ था, ये मैं आपको बता रहा हूं। जो आपकी किताबों के अंदर डीपोलराइजेशन लिखा रहता है, एनसीईआरटी वाले लिखते हैं और भी रेफरेंस बुक्स वाले लिखते हैं, एक्चुअली वो क्या हुआ था, रिवर्स पोलराइजेशन हुआ था। बताता हूं कैसे। अब आप देखो जरा, ये मेरा रेस्टिंग न्यूरॉन है, अभी इसमें कितना करंट होगा बेटा, -70. होगा, ठीक है। अब आपके न्यूरॉन में सोडियम पोटेशियम गेट होते हैं, ठीक है। तो जब ये रेस्टिंग न्यूरॉन को आप कोई स्टिमुलस दोगे, देखो ये दिया, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है बेटा, देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट, टच, ये सब क्या है, स्टिमुलस है। अभी ये -70 में पड़ा हुआ है, जैसे ही आपने इसको कोई स्टिमुलस दिया तो ये इसके सोडियम गेट खुल जाएंगे। जैसे ही हम रेस्टिंग न्यूरॉन को एक्साइट करते हैं या उसको हम कोई स्टिमुलस देते हैं तो उसके कौन से गेट खुल जाएंगे, सिर्फ सोडियम गेट, पोटेशियम गेट नहीं खुलते हैं बेटा। कौन से गेट खुल जाएंगे, सोडियम गेट। अब तुम मुझे बताओ, मेरे न्यूरॉन में अंदर क्या ज्यादा है, पोटेशियम. बाहर क्या ज्यादा है, सोडियम. और ये न्यूरॉन में क्या होते हैं, गेट होते हैं, सोडियम पोटेशियम गेट होते हैं, उन पर सोडियम पोटेशियम गेटेड चैनल लगे होते हैं, ठीक है। अब सोचो, जैसे ही आपने स्टिमुलस दिया तो सोडियम गेट खुल गए, तो सोडियम किधर ज्यादा है बेटा, बाहर था कि नहीं था, बोलो। Yes, sir. आपने गेट खोल दिए तो अपने आप सोडियम कहां से कहां जाएगा, बाहर से न्यूरॉन के अंदर, या न्यूरॉन के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा. वेरी गुड वेरी गुड। जैसे ही आपने इसको स्टिमुलस दिया तो सोडियम गेट खुल जाएंगे, जिससे बाहर की तरफ जो सोडियम था वो अंदर आना स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया। देखो ये एरो आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है, देखो जरा अंदर कितना चार्ज था बेटा, 70. -70, 70 नहीं, -70 था बेटा। तो जब एक्साइट करोगे इसको, सोडियम गेट खुल जाएंगे तो सोडियम अंदर आएगा, अंदर आएगा सोडियम, मतलब प्लस चार्ज अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर। और अंदर कितना था, -70. तो ये गेट खुल गए तो सोडियम अंदर आएगा, तो जो -70 है उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी सर. बढ़ेगी। और माइनस में बढ़ना मतलब माइनस की वैल्यू
कम होना। कम होना। किसी पर -1 करोड़ का कर्जा है, किसी पर -80 लाख है, कौन बड़ा हुआ, पैसे वाला हुआ? 80 लाख। -80 लाख वाला। माइनस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी कम मानी जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे ही सोडियम गेट खुले, जैसे ही आपने रेस्टिंग न्यूरॉन को स्टिमुलस दिया तो सोडियम गेट खुल जाएंगे, और सोडियम ज्यादा थे बाहर तो अपने आप सोडियम का इनफ्लक्स होगा आउटसाइड टू द इनसाइड, और जब ये प्लस चार्ज अंदर आएगा तो -70 कम होगा कि नहीं होगा? -70 से -60 होगा। ये सोडियम अभी भी आ रहा है तो -50 हो गया, अभी भी आ रहा है -40, -30, -20, -10 और 0। सोडियम अंदर आता रहेगा तो जो -70 है वो एक टाइम पर 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। इस 0 के वजह से कि दुनिया की सारी बुक्स वाले क्या लिखने लग गए? डीपोलराइजेशन। यानी -70 से लेके 0 होना क्या कहलाता है? डीपोलराइजेशन। पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम -70 टू 0 इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। 0 हो गया, लेकिन सोडियम तो अभी भी आ रहा है बेटा, तो अब वैल्यू किस में जाएगी? प्लस में जाएगी कि नहीं जाएगी? सोडियम तो अभी भी आ रहा है, रुका नहीं है बेटा, गेट खुले हैं तो सोडियम अभी भी आ रहा है, तो 0 के बाद अब प्लस में वैल्यू जाएगी, +10, +5, +10 अभी भी जा रहा है, +15 अभी भी सोडियम जा रहा है, +20 अभी भी जा रहा है, +25 अभी भी जा रहा है, +30 अभी भी जा रहा है। कितना हो जाएगा? +35। 35। जैसे ही +35 हो गया सोडियम गेट बंद हो जाएंगे इसके। अब सोडियम बाहर से अंदर जा पाएगा क्या? नो सर। भैया ससुर साहब ने दामाद जी के लिए दरवाजे बंद कर लिए, अब तुम मेरे घर में बार बार खाना खाने नहीं आ सकते हो। सोडियम गेट बंद हो गए तो सोडियम का इनफ्लक्स अब होगा या रुक जाएगा? रुक जाएगा। जाएगा सर। जो आपका अंदर -70 था, टच करने के बाद सोडियम का इनफ्लक्स हुआ और वो कितना पहुंच गया? +35। यानी आप जब भी कोई रेस्टिंग न्यूरॉन को स्टिमुलस दोगे तो उसके सोडियम गेट खुल जाएंगे और उससे सोडियम अंदर तब तक आता रहेगा, तब तक आता रहेगा, तब तक आता रहेगा जब तक उसकी अंदर की सरफेस पर कितना करंट नहीं हो जाता है? +35 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं इंपल्स। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इंपल्स। आपने टच किया था ना, -70 था, टच किया तो कितना बन गया न्यूरॉन के अंदर? अब +35। ये +35 आपका टच +35 बन गया। इसी +35 को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, स्पाइक पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, सोडियम का इनफ्लक्स, और ये आगे आगे जाएगा +35 और पहुंचते पहुंचते आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगा और आपको फील होगा किसी ने छुआ। माँ ने प्यार से हाथ फेरा, आपको पता चल जाएगा। तुम छुआ मतलब उल्टे ही सोचोगे ना, माँ ने प्यार से हाथ फेर दिया आपके ऊपर। यस पाटिल, समझा कि नहीं समझा? आंसर Yes, समझे sir. मेरे को आप। समझे मेरे को आप। सुमित, सुमित है या चला गया? Yes. ओके ओके ओके, ठीक है। ये हो गया डीपोलराइजेशन। अब आप मुझे बताओ, डीपोल हुआ है, सही बात है, -70 से 0 होना क्या कहलाया? डीपोल। लेकिन 0 के बाद जो प्लस में वैल्यू गई तो वो दोबारा पोल नहीं बन गया, रिवर्स पोलराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? एक्चुअली एम्स का क्वेश्चन, एक्चुअली डीपोल हुआ कि एक्चुअली रिवर्स पोलराइजेशन हुआ है? बताओ। रिवर्स पोलराइजेशन। तो डी पोल की जगह अगर रिवर्स पोलराइजेशन आ जाए ना तो वो ज्यादा करेक्ट आंसर होगा। 0 होता तो आप डी पोल बोल देते, डी पोल मतलब 0 होना, वो तो प्लस में वैल्यू जा रही है ना, दोबारा पोल बन गया उस तरफ। इधर -70 था, उधर 0 के बाद +35 में चला गया तो दोबारा पोलराइज हो गया ना, तो उसको बोलते हैं रिवर्स पोलराइजेशन। समझे क्वेश्चन को जवाब कैसे करना आगे चल के? यस सर। Yes, sir. ठीक है। किसकी आवाज थी? श्रेया वेरे की थी? यस सर। यस श्रेया बेरे। किसकी? श्रेया बेरे। हाँ, क्योंकि सबसे मासूम आवाज श्रेया वेरे की है पूरी क्लास में। मतलब एकदम बचपना आता है ना, छोटे बच्चों की आवाज, बहुत अच्छी आवाज है, मतलब छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल। तो मैंने पहचान लिया ऐसे।
तो मुझे कंफ्यूज होता है माही की और इसकी आवाज में, बट इसकी एकदम बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी है। हम अब इसी बच्ची को डॉक्टर बनाएंगे, सब लोग मिलके, मैं सबको बनाऊंगा पर इस बच्ची को भी बनाएंगे, ठीक है। तब तक इसकी आवाज बहुत ही हार्ड हो जाएगी। मेरी फीस 1000 रुपए है, लॉकडाउन है तो मैं, मुझे मतलब नहीं है, मेरी फीस 1000 रुपए है। बहस कर रहे हो 1500 रुपए है, मैम कुछ कम कर लो, 2000 रुपए, मैम कम 3000, ऐसा होगा श्रेया भेरे? नो सर। तो श्रेया भेरे फ्री में इलाज करेगी आगे चल के। हाँ सर। प्यार से कोई झूठ बोलना सीखे तो श्रेया भेरे से सीखे। बट अगर आप ऐसा करते हो तो ये बहुत अच्छा काम होगा इंडिया के लिए, आपको ऐसा करना चाहिए। मैं तो यही चाहूंगा मुझसे जो पढ़ के जाए वो कुछ अच्छा काम भी करे। पैसे तो आते जाते रहते हैं, पैसे तो तुम करोड़ों कमाओगे, हजारों मुझे भी दोगे तो भी काम चलेगा तुम्हारा, लेकिन आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ करोगे तो ये बहुत अच्छी मेरे लिए, क्या बोलते हैं यार, मैं जब तक रहूंगा नहीं तो कुछ नहीं बोल रहा मैं अभी। चलो, रीपोलराइजेशन, वापस आओ। पहले क्या था सबसे पहले स्टार्टिंग में? घड़ी थी, अभी भी घड़ी है, जल्दी बोलो। स्टार्टिंग में क्या था? गूंगे हो क्या? पोलराइजेशन। अरे स्टार्टिंग में शुरुआत में पोलराइजेशन। हाँ, -70 बोलो। करंट में बात करते हैं हम, कितना था पहले? -70। -70। आप कितना हो गया? +35। ठीक है, अब ये +35 चला जाएगा आगे। ये इसको आदत कितने की है? -70 की है। ये +35 हमेशा को नहीं रख सकता है। जैसे आपको आदत क्या है? दाल सब्जी रोटी की। आप कभी कभी बड़ा पाव खाओगे, पिज्जा खाओगे, रोजाना बड़ा पाव पिज्जा खाओगे, लगातार खा सकते हो क्या? नो सर। तो आपके न्यूरॉन को आदत कितने की है? -70 की। ये तो आपने उसको एक्साइट कर दिया। जैसे आपको सोने की आदत है, कोई आपको प्रिक कर दे या पिंच कर दे तो आप उठ जाओगे ना, तो आप उस टाइम को उठे हो, लेकिन आपको नॉर्मली आदत क्या है? सोने की। तो आपके न्यूरॉन्स को आदत कितने की बेटा? -70 मिलीवोल्ट की। आपने उसको एक्साइट कर दिया स्टिमुलस के द्वारा, तो उसमें क्या बन गया? +35 मिलीवोल्ट करंट बन गया, और ये +35 मिलीवोल्ट की वेव आगे जाएगी ब्रेन तक, और आपका टच ब्रेन तक पहुंच गया। अब इसको हमेशा के लिए +35 में रहना चाहिए क्या? नो सर। इसको क्या बीमारी, क्या आदत है इसको? -70। -70 की आदत है। तो जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया था तो क्या बन गया था? +35। ये बन गया आपका इंपल्स, ये आगे जाएगा। तो सफिशिएंट इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, ये जो सोडियम अंदर धस जाएगा ना, तो ये क्या करेगा? दादागिरी करेगा, ये पोटेशियम गेट को लात मार देगा, चल तू हट यहां से। खुद तो अंदर घुस गया और +35 कर गया, अब ये इंपल्स आगे बढ़ जाएगा। अब न्यूरॉन क्या चाहता है? वापस -70। तो ये सोडियम धस गए, और धस के क्या करेंगे? पोटेशियम गेट को खोल देंगे बेटा। कितना कहर है इनका, खुद तो अंदर धस गए और +35 कर दिया, और न्यूरॉन चाहता है भाई मुझे तो -70 चाहिए, प्लीज मुझे -70 करवाओ। तो ये सोडियम किसको लात मार देगा? पोटेशियम गेट को मार देगा। यानी सफिशिएंट इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम कॉजेज ओपनिंग ऑफ विच गेट? पोटेशियम गेट। और इसने पोटेशियम गेट खोल दिए। अब आप मुझे बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, पोटेशियम किधर जाता था, अंदर या बाहर? अंदर। मैं शुरू में चल रहा था ना, किसी भी सेल के अंदर ज्यादा क्या होता है? पोटेशियम। बाहर कम है क्या? पोटेशियम। अंदर पोटेशियम ज्यादा है, इसका मतलब बाहर कम है। जब ये गेट खोल दिए तुमने, पोटेशियम गेट खोल दिए, तो अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन पोटेशियम कहां से कहां जाएगा मेरे बच्चों? अंदर से बाहर। अंदर से बाहर जाएगा। और जब ये अंदर से बाहर जाएगा तो अंदर अभी कितना हो गया था? +35। सोडियम धस गया था ना अंदर, तो अंदर कितना हो गया था करंट? +35। वो +35 या सफिशिएंट इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम पोटेशियम गेट को खोल देगा, और पोटेशियम अपने आप कहां से कहां जाएंगे? अंदर से बाहर जाएंगे, क्योंकि सोडियम गेट तो बंद हो गए। अब कौन खुला है? सिर्फ पोटेशियम। और पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा था, न्यूरॉन के बाहर कम था। तो ये पोटेशियम जाएंगे। जब प्लस चार्ज बाहर जाएगा तो जो अंदर +35 हुआ था उसकी वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी।
कम होगी। तो पोटेशियम निकलता गया तो +35 से कितना हो गया अंदर, +30 माइनस और निकल गया 25 +20 +10 +5 0। अभी भी निकलना चालू है तो अब जाएगा -10 और निकला -20 -30 -40 -50 -60 और -70। जैसे ही -70 तक चला गया अपने आप पोटेशियम गेट क्या हो जाएंगे, फिर बंद हो जाएंगे। तो Close. बताओ रीपोल हो गया कि नहीं हो गया? री मतलब दोबारा, पोल मतलब पोलराइजेशन। जो पोलराइजेशन स्टार्टिंग में था वही दोबारा हो गया कि नहीं हो गया? तो बोल दिया हमने दोबारा पोलराइजेशन हो गया, सो कॉल्ड रीपोलराइजेशन। काहे डाउट आए का बोलो? नहीं सर। No, sir. पक्का? No, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफ में बताना चाहूं, अगर मैं इसको ग्राफ में बताना चाहूं तो ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बनेगा बेटा। बड़े प्यार से देखो इस ग्राफ को और बोलो ये ग्राफ तुमसे पूरी कहानी बयां कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो -70 से मैं ग्राफ, ये -90 है, इधर वैल्यू बढ़ाते जाना, यहां पे मैंने 0 रखा है, ठीक है। तो -70 से पे क्या था आपका, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइजेशन था कि नहीं था? Yes, sir. -70 पे था। अब आपने क्या कर दिया, उसको स्टिमुलस दिया तो सोडियम का क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स। मतलब इसको मैंने क्या बोल दिया, डीपोलराइजेशन। तो जैसे ही सोडियम अंदर गया तो -70 से कितना हो गया, कितना हो गया, +35। इसी +35 को आप बोलते हो एक्शन पोटेंशियल, स्पाइक पोटेंशियल या इंपल्स बोल दो, इसी को बोल दो बेटा इंपल्स। ये बन गया +35, -70 से क्या बन गया, +35। तो ये लाइन क्या शो कर रही है बेटा, सोडियम का इनफ्लक्स या डीपोलराइजेशन शो कर रही है कि नहीं कर रही है, या रीपोलराइजेशन शो कर रही है कि नहीं कर रही है, ये वाली लाइन कर रही है सर। जैसे ही +35 हो गया यानी सोडियम अंदर धस गए, तो कोई आपसे पूछे इंपल्स का कंडक्शन कब होगा, जब सोडियम अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, क्या जवाब दोगे? सोडियम का इनफ्लक्स होगा क्या इफ्लक्स होगा? ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, सोडियम का इफ्लक्स होगा या इनफ्लक्स होगा? Efflux. इफ्लक्स। इनफ्लक्स। इनफ्लक्स होगा बेटा, सोडियम अंदर जाएंगे तभी तो +35 बनेगा। इफ्लक्स सर। इनफ्लक्स हो गया। अब वो कौन से गेट खोल देगा, पोटेशियम। पोटेशियम गेट। पोटेशियम बाहर निकलेगा तो अंदर जो +35 हो गया था उसकी वैल्यू +35 से कम होगी कि नहीं होगी? देखो ये, देखो ये और -70 हो जाएगा तो उसको क्या बोलोगे आप, रीपोल। क्योंकि वापस -70 यहाँ पे क्रिएट हो गया ना बेटा, वापस देखो यहाँ पर ये वापस -70 बन गया कि नहीं बन गया, ये यहाँ इस पॉइंट पर बोलो मुझे जरा। सर। Yes, sir. पोलराइजेशन, डीपोल, वापस रीपोल हो गया। लेकिन आप याद करो यहां पर मैंने -90 तक लेके गया, देखो इस चीज को मैं कहां तक लेके गया, लगभग -90 तक लेके गया। क्यों, वाई? इसका जवाब मैं दे रहा हूं आपको, एनसीईआरटी नहीं दे सकती इसका जवाब। क्योंकि जो आपके सोडियम गेट हैं वो खुले थे सिर्फ 0.5 मिली सेकेंड के लिए। सोडियम गेट कितने टाइम को खुले थे बेटा, 0.5 मिली सेकेंड के लिए। लेकिन जो पोटेशियम गेट हैं वो सोडियम गेट के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा टाइम के लिए खुल गए थे। पता कितने टाइम को खुले थे, 1 से लेके 5 मिली सेकेंड। कितने टाइम को खुले थे, 1 से 5। तो अगर इतने पे बंद हो जाते ये गेट तो -70 हो जाता, लेकिन पोटेशियम गेट थोड़ी देर के लिए और खुल गए जिससे वो करंट कितना चला गया था, -70 इस -90 तक चला गया था। देखो अगर यहाँ पे गेट बंद हो जाते तो यहाँ पर कितने पे रुक जाता, पोटेशियम का ई फ्लक्स कितने पे रुक जाता, -70 पे। लेकिन पोटेशियम गेट अभी भी खुले हैं तो पोटेशियम का ई फ्लक्स और ज्यादा होगा, और कब तक हो जाता है, -90 तक हो जाता है। जबकि होना कब तक चाहिए था, -70। कहां तक हो गया गलती से, -90। तो यहां पर हाइपर पोलराइजेशन नहीं हो गया, पोलराइजेशन तो 70 पे हो जाता बेटा, -70 पे। ये -90 तक पहुंच गया तो ये कुछ ज्यादा ही पोल नहीं हो गया, कुछ ज्यादा ही सियाना नहीं बन गया ये, बोलो। हाँ सर। तो Yes, sir. -90 को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हालांकि वापस फिर से -70 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पूरी कहानी यहां से आपकी बयां हो गई, पूरी कहानी बयां हो गई। कोई दिक्कत है क्या?
नहीं No, सर। sir. अब आप मुझे बताओ बेटा, वापस आ जाओ यहां पर। यहां पर -70 रीस्टोर हो गया कि नहीं हो गया जितना स्टार्टिंग में था? Yes, sir. यस सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई बेटा? एक प्रॉब्लम हो गई, एक प्रॉब्लम हो गई। देखो जरा ध्यान से देखो, ध्यान सोडियम से की देखो और जगह मुझे बताओ पोटेशियम आ गया। क्या हो गया। सोडियम की सोडियम जगह की जगह- पोटेशियम आ गया और पोटेशियम की जगह सोडियम आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। सोडियम और पोटेशियम की पोजीशन इनवर्स हो गई, उल्टी हो गई। अंदर कौन जाके बैठ गया? सोडियम। क्योंकि सोडियम अंदर कौन होना चाहिए था ज्यादा, पोटेशियम। और बाहर निकल के कौन बैठ गया? पोटेशियम। जबकि पोटेशियम पोटेशियम को कहाँ होना चाहिए था? अंदर। अंदर। यानी इसने -70 को तो रीस्टोर कर लिया, पहले के जैसा कर लिया, लेकिन आयंस की जो पोजीशन है वो उलट नहीं हो गई, उल्टी नहीं हो गई थोड़ी सी? यस सर। हाँ सर। मतलब यस सर। आपको पैसे तो दे दिए -70 करोड़, लेकिन आपके बच्चे को किडनैप कर लिया, तो आपको -70 तो हो गए आपके पास, लेकिन आपको बेचैनी नहीं होगी मेरा बच्चा वापस चाहिए। इसने -70 तो पा लिया, इसकी जो इच्छा थी वो मिल गया, लेकिन इसके जो अंदर के आयन थे वो बाहर खिसक गए, और जो बाहर वाले थे वो अंदर आ गए, तो इसको बेचैनी नहीं होगी थोड़ी सी? सर होंगी ना। तो ये क्या चाहेगा? -70 तो चाहेगा, अब ये चाहेगा कि जो पोटेशियम बाहर निकल गए थे उनको अंदर लाया जाए। जो पोटेशियम बाहर निकल गए उनको कहां पे लाया जाए? अंदर। अंदर। और जो सोडियम अंदर बैठे हैं उनको कहां पे निकाला जाए? बाहर। समझो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं मैं। ये आयन की पोजीशन को ठीक करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? यस सर। जब तक ये आयन की पोजीशन ठीक नहीं होती है, या मैं बोलूंगा जब तक रीपोलराइजेशन होता है, तब तक अगले इंपल्स का कंडक्शन नहीं हो सकता है। देखो मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूं अभी। ये -70 है, +35 हो गया। अब ये +35 यहां पे बन गया, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। ये +35 अपने आप आगे की सोडियम गेट खोलती चली जाएगी, तो सोडियम क्या होता चला जाएगा? इनफ्लक्स। तो ये +35 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखो ये +35 की वेव जा रही है, और यही वेव अपने से आगे वाले सोडियम के गेट को खोलती जाएगी, तो आगे आगे सोडियम अंदर आता जाएगा कि नहीं आता जाएगा बेटा? तो जो +35 यहाँ पे बना था टच करने पर, वो +35 की वेव आगे बढ़ेगी ना, ये टच की वेव देखो ये बढ़ रही, ये बढ़ रही, ये बढ़ रही, ये बढ़ रही, और ये कहां तक पहुंच गई? मेरे ब्रेन तक। और उसके पीछे क्या होता जा रहा है? वापस रीपोलराइजेशन। यानी जब तक रीपोलराइजेशन होगा तब तक अगला इंपल्स कंडक्शन हो ही नहीं सकता है। यानी ऐसा नहीं है, आप मुझे भले ही लगातार छू रहे हो, तो पता क्या हो रहा है? एक इंपल्स गया, डीपोल हो गया, फिर रीपोल हुआ, फिर अगला इंपल्स गया, यानी आप इस टच को टुकड़ों में फील कर रहे हो। बस अंतर क्या है? आप इतना फास्ट फील कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि सर कांस्टेंट टच कर रहे हैं। मैं कांस्टेंट टच नहीं कर रहा आपको, या आप में मेरा टच कांस्टेंट नहीं जा रहा है, ये रुक रुक के जा रहा है, लेकिन वो रुकने का गैप इतना कम है, इतना कम है कि आप नोट नहीं कर पा रहे हो उसको। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? यानी एक इंपल्स जाएगा, डीपोल होगा, तो उसके पीछे रीपोल होगा, फिर अगला डीपोल होगा, फिर रीपोल होगा, फिर अगला डीपोल होगा, फिर रीपोल होगा। यानी ऐसे ऐसे जाएगा इंपल्स, बहुत फास्ट, इतना फास्ट जाएगा कि आपको लगेगा ये तो कांस्टेंट है। तो जब तक रीपोलराइजेशन नहीं हो जाता है, या जब तक ये आयंस की पोजीशन वापस रिवर्स नहीं कर दी जाती है। कौन सी पोजीशन? जो पोटेशियम बाहर निकल गए तो उनको अंदर लाना है, और जो सोडियम अंदर घुस गए तो उनको बाहर निकलना है। ऐसा करने में जितना टाइम लगता है, तब तक अगला इंपल्स कंडक्ट हो पाएगा क्या? इसी को हम बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है? 1 मिली सेकेंड। यानी इंटरवल बिटवीन टू इंपल्स इज कॉल्ड आरपी। और वैल्यू कितनी होती है इसकी? 1 मिली सेकेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मिली सेकेंड? मैं इसको मिली मतलब -1000 होता कि नहीं होता? 10⁻³ इतना तो फिजिक्स पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने। तो 1 मिली सेकेंड को मैं बेटा 1/1000 सेकेंड लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? मेरे प्यारे बच्चों बोलो। यस सर। हाँ सर। सर।
हाँ, पूछ रही हो कि चिल्ला रही हो मेरे ऊपर? चलो आलोक, क्या मतलब है इसका 1/1000 सेकंड का? 0.01 सेकेंड। नहीं वो तो ठीक है, क्या 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 मतलब है पॉइंट? बोलो बोलो। 0.01। 0.001 लिखो ना, अगर लिखना है तो 1/1000 तब आएगा। 1 मिली सेकेंड है बेटा, 1 मिली सेकेंड, 1/1000 सेकेंड है। तो ये 1/1000 सेकेंड दो इंपल्स के बीच का गैप है। तो श्रेया पवार, सुन पा रही हो मुझे? यस सर। तो मुझे आप बताओ, एक सेकंड में कितने इंपल्स कंडक्ट होंगे? 1000। किसने दिया ये जवाब? किसने दिया आलोक। बेटा? किसने? आलोक। आलोक भी बहुत ही अलौकिक है। औसम जवाब। दो इंपल्स के बीच में 1 मिली सेकेंड का गैप होता है, इंटरवल होता है। मतलब एक इंपल्स जाएगा, फिर 1 मिली सेकेंड का गैप होगा, फिर अगला इंपल्स जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक सेकंड में आप 1000 इंपल्स कंडक्ट कर सकते हो। अब जरा सोचो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, अब 1 सेकंड में ये टच कितनी बार गया आप तक, आपके ब्रेन तक? डिंपल बोलो जल्दी, ये टच 1 सेकंड में कितनी बार गया आपके ब्रेन तक? 1000। 1000। अब सोचो 1 सेकंड ये हो गया, इतने में 1000 बार चला गया, यानी 1 सेकंड में एक इंपल्स आप में 1000 बार गया। मतलब इतनी बार गया, बार बार गया कि आपको लगा कि आप में कांस्टेंट जा रहा है। सोचो 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड में 1000 बार चला गया, उसको आप नोट कर पाओगे क्या? नो सर। नो आपको सर। क्या लग रहा है कि आपको लगातार मैं आपको देख रहा हूं, सोचो मैंने 1 सेकंड में आपको 1000 बार देखा, इतनी बार देखा कि मुझे लगा मैंने बार बार लगातार देखा। ठोको ताली। मत ठोको ताली, ठोकना किसी और का काम होता है, अपना काम नहीं है। अपना हाथ तो पेन लेके डॉक्टर बनना है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मजाक मजाक में समझ पा रहे हो मुझे? हाँ सर। आप मुझे सुन रहे हो, आपको लगा सर का लेक्चर तो मैं कांस्टेंट सुन रही हूं, नहीं, आप मेरी हर आवाज को 1 सेकंड में कितनी बार सुन रहे हो? 1000। अब सोचो 1 सेकंड में 1000 बार मेरा आवाज आपके कान में जा रही है, तो आपको ये लगे ना लगातार 1 सेकंड तो हो गया, 1000 आप काउंट भी नहीं कर पाओगे 1 सेकंड में, कितना फास्ट जा रहा है। मतलब ये इंपल्स को मैं हाथ से भी नहीं बता पाऊंगा, इतनी तेज जाएगा कि मतलब हाथ भी दुख जाएगा, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बस समझ गए, इतना बोल दो। यस सर। और एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको, यहाँ पर आयंस की पोजीशन इनवर्स हो गई थी, उल्टी हो गई थी, उलट हो गई थी कि पोटेशियम बाहर चला गया था, अंदर क्या घुस गया था? सोडियम। तो ये पोजीशन को ठीक करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है। इसी पोजीशन को ठीक करने के लिए ये एनसीईआरटी वाले ये पॉइंट लेके आ गए आपके सामने। अब देखो जरा ध्यान से देखो इस पॉइंट को, आता ना वो आज तक पे, गौर से देखो इस दरिंदे को, तुम देखो बेटा इसको, ये क्या हो रहा है? व्हाट हैपेंड दिस? देखो जरा, पोटेशियम अंदर आ रहा है। वही तो कर रहा है। रीपोलराइजेशन में क्या हो गया था? आयन की पोजीशन उल्टी हो गई थी, सोडियम अंदर घुस गया था, पोटेशियम कहां निकल गया था? बाहर। तो ये जो पोटेशियम बाहर निकल गया था उसको अंदर ला रहा है, और जो सोडियम अंदर चला गया था उसको बाहर लेके जा रहा है। एनसीईआरटी ने इसको फर्स्ट पॉइंट दे दिया बेटा। समझे? देखो और समझो, सोचो समझो और मुझसे बात करो। आया कि नहीं आया समझ में? जो रीपोलराइजेशन की बात कहानी हो रही है वो एक्चुअली क्या बन गई एनसीईआरटी में? फर्स्ट पॉइंट बन गई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। देखो पोटेशियम बाहर निकल गया तो उसको अंदर ला रहा है ये, और जो सोडियम बाहर अंदर चले गए तो उनको बाहर निकालना है। समझ गए? अब आप सोचोगे सर ये बाहर निकल गए तो बाहर ज्यादा हो गए, तो नहीं बेटा, कितने भी निकल जाए अंदर अभी भी पोटेशियम ही ज्यादा है। सोडियम भले ही अंदर चले गए थे, अभी भी बाहर ज्यादा बचे। मैंने औरंगाबाद से क्लास भर ली बच्चों से, तो आप बोलोगे सर की क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे हो गए, क्या मेरी क्लास के बच्चे औरंगाबाद शहर से ज्यादा हो पाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं सर। अगर जिनके मन में ऐसा, ज्यादा इंटेलिजेंट, उनके मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा सर
बाहर निकल गए थे तो बाहर कंसंट्रेशन। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? शब्दों को समझो और पहचानो। अब इस पूरी कहानी को मैं समराइज कर दूं क्या? यस सर। पहले स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। किसी के ऊपर से तो नहीं गया? तो एक डाउट था। हाँ बेटा, डाउट के लिए तो भार्गव सर है, मत टेंशन लो। मैं सर अभी फिर ले रहा हूँ फर्स्ट डाउट। स्टेप कौन सी है? वो ही है रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल। वो तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि वो क्या लिख रहा है, तो आपको पहचानना सिखा रहा हूँ कि वो क्यों लिख रहा था फर्स्ट पॉइंट ऐसा, इसलिए बता रहा था मैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। ले लिया? यस सर। चलिए अब मैं पूरी कहानी को समराइज कर रहा हूं। तैयार हो जाओ बेटा। ये पूरा न्यूरॉन एक लंबा सा बड़ा सा, अब नॉर्मली पूरे में अंदर क्या होगा वैसे -70, बट मुझे पूरे तीनों पॉइंट को एक साथ बताने हैं, इसलिए मैं -70 बेटा यहां से लेना स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं मैं अभी आपको बता दूंगा। अच्छा, बाहर में कोई चार्ज बना ही नहीं रहा, क्योंकि बाहर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर अंदर माइनस है तो बाहर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर अंदर पॉजिटिव है तो बाहर क्या आ जाएगा, निगेटिव। ये पूरी कहानी को मैं एक डायग्राम में समराइज कर रहा हूं। देखो कैसे। अभी के अभी इस प्लस को आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो पूरे न्यूरॉन के अंदर कौन सा चार्ज था, -70। -70 था। ठीक है, अब आपने टच किया, तो ये प्लस आप यहां मान लो, बट मैं ये माइनस यहां पे क्यों लग रहा हूं अभी आपको बता रहा हूं। आपने यहां पे टच किया तो ये टच यहां पे क्या बन गया होगा, अंदर प्लस बन गया होगा। ठीक है, बन गया होगा ना यहाँ पर। इमेजिन Yes, कर लो sir. थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे क्या बन गया होगा, ये अभी माइनस है, तब यहाँ पे टच करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस। प्लस बन जाएगा। अब जो +35 है वो आगे के सोडियम गेट खोलता जाएगा अपने आप, तो सोडियम अंदर नहीं धसता जाएगा बेटा, बोलो जरा। ये जो प्लस बन गया यहाँ पर, ये अपने आगे के सोडियम गेट खुद ही खोलता जाएगा, तो सोडियम अंदर नहीं घुसता जाएगा। यस सर। और जो +35 की वेव थी वो धीमे धीमे आगे ट्रेवल नहीं करेगी, देखो ये ट्रेवल कर रही है। अभी यहाँ थी +35, अभी यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे जाएगी, देखो यहाँ पे ये गेट खोल देगी, तो यहाँ पे वापस +35 यहाँ पे था, अब यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो ये वेव आगे जा रही है कि नहीं जा रही है? ये टच था, ये टच आपका यही वेव तो बेटा, ये जो दिख रहा है आपको। तो डीपोलराइजेशन की वेव आगे बढ़ती जाएगी। तो इधर कितना था, अभी भी रेस्टिंग है कि नहीं, इधर अभी भी क्या है, रेस्टिंग, -70 है कि नहीं इधर, और ये कितना है, +35। इसके पीछे वापस क्या होता जा रहा है, पोटेशियम का इफ्लक्स, रीपोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वापस। देखो ये पूरा -70 था, आपने टच किया, यहाँ पे +35 बना, अभी +35 आगे बढ़ता जा रहा, अभी यहाँ आ गया, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और उसके जस्ट पीछे क्या होता जाएगा, बोलो जरा, रीपोलराइजेशन। यानी ये प्लस थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएगा बेटा, देखो यहां, तो उसके आगे क्या मिलेगा, वापस माइनस मिलेगा, लेकिन पीछे वापस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। देखो ये अब ये आगे बढ़ गया ना, फिर आगे बढ़ जाएगा तो उसके पीछे क्या होता जाएगा, माइनस। यानी डी पोल के पीछे क्या होता जा रहा है, रीपोल। ये Depolarization. धीमे धीमे +35 ब्रेन तक पहुंच जाएगा और वापस न्यूरॉन में क्या हो जाएगा, रीपोल। तब जाके अगला इंपल्स जाएगा, फिर +35 बनेगा, फिर जाएगा। ये छोटी सी कहानी थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी इंपल्स का कंडक्शन होगा, मतलब सोडियम का, देखो कैसे क्वेश्चन आता है, जब भी करंट आगे बढ़ेगा तो आपको ऑप्शंस कैसे आएंगे, इंपल्स का कंडक्शन होगा, इंपल्स बनेगा, एक्शन पोटेंशियल बनेगा, या लिखा हो सोडियम का इनफ्लक्स। जब भी सोडियम का इनफ्लक्स होगा तो आपका इंपल्स आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, Yes sir. और जब जब पोटेशियम का इफ्लक्स होगा, मतलब रीपोलराइजेशन होगा, मतलब -70 मिलीवोल्ट करंट को मेंटेन किया जाएगा, तब आप में इंपल्स का कंडक्शन होगा क्या, No. तो जितनी भी एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं,
वो उनका जब आप इंजेक्शन लगाते हैं, एनेस्थेसिया लगाते हैं, लोकल एनेस्थेसिया, तो वहां पर कितना भी काटते पीटते रहो आपको दर्द की फीलिंग नहीं आती है। वो ड्रग्स यहाँ पे क्या करवा देती होंगी एक्चुअली? सांगा, क्या सोच रहे हो बच्चों? इतना ज्ञान देने के बाद आप सोच रहे हो? एनेस्थेटिक ड्रग्स आप में यहाँ पर क्या करवा देती होंगी? रीपोल या डिपोल? रीपोल। कौन था ये? तनीषा। तनीषा का तो फिर जवाब ही नहीं है। खैर, बाकी बच्चों को मतलब सांप सूंघ गया, बोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया, सो गए क्या? अभी बोले थे समझ में आ गया, समझ में आ गया, आप चुपचाप पड़े हो। क्या है ये? व्हाट इज दिस? नहीं आया तो पूछो ना मुझसे, मैं खड़ा हूं ना। जब भी कोई ड्रग आप में रीपोल करवा देगी, पोटेशियम का फ्लक्स करवा देगी, पोटेशियम को अंदर से बाहर निकाल देगी, मतलब -70 मेंटेन करवाएगी, वो इंपल्स का कंडक्शन कभी नहीं करवाएगी। तो जितने भी एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं वो आप में क्या करवा देते हैं? रीपोल करवा देते हैं, मतलब पोटेशियम को बाहर निकाल देते हैं, मतलब -70 बना देते हैं। तो सेंसोडाइन जो भी आप कहते हैं दांतों में दर्द नहीं होगा, वो सब क्या करवा देते होंगे दांतों के न्यूरॉन में? -70। क्योंकि जब भी +35 होगा तो करंट जाएगा। अगर यहाँ पे +35 होगा तो आप पिन चुभोगे, तो चुभोना भी क्या है? दर्द है ना, टच है। अब तेजी से टच हो गया तो पेन हो गया। पेन क्या है? टच सेंस है ना। ठंडी गर्मी सर्दी क्या है? ये टच सेंस है बेटा। आप बोलो ना, अब बोलो ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, ये गर्म चीज है, ठंडी चीज है, क्या है ये? दर्द है। दर्द क्या है? टच सेंस नहीं है क्या? देखो ये मुझे मोह लगी खामोखा तुम्हारे चक्कर में। ये क्या है? टच है, अच्छे से टच कर दिया मैंने, मुक्का मार दिया, ये तो पेन हो रहा है। तो जब भी पोटेशियम का फ्लक्स होगा -70 होगा, इंपल्स का कंडक्शन नहीं होगा, और सोडियम का इनफ्लक्स होगा, अंदर जाएगा, तब तब इंपल्स का कंडक्शन होगा। आज के लिए इतना काफी है। डाउट पूछो जल्दी से 2 मिनट के अंदर, बोलो। सब लेक्चर को एंड करूं बेटा? ओके सर। तो आज के लिए इतना काफी है। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर -90 से -70 कैसे हुआ? अपने आप हो जाता है, वो ज्यादा निकल गया तो अपने आप वो बैलेंस हो जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन हो गया। न्यूरॉन कितना चाहते हैं? पोलराइजेशन। हो क्या गया था गलती से? -90, तो वो वापस एडजस्ट होके फिर से -70 पे आ जाएगा, अपने आप हो जाता है वो। और कोई डाउट? No, नहीं sir. सर। तो अभी 10th का रिजल्ट आ गया सबका? No, sir. No, sir. जिन बच्चों को CBSE वाला बाकी है। स्टेट बोर्ड कल हुआ। स्टेट बोर्ड का आ गया ना, तो जो लोग पास हुए अच्छे परसेंटाइल से उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप you, sir. आप लाइफ में कुछ अच्छा करो, डॉक्टर बन जाओ और अपने देश के लिए कुछ करो। ये फालतू का डायलॉग लग रहा है बट बोलना पड़ता है कभी कभी, मुझे आदत नहीं है सब बोलने की, कि चाटने वाले लेक्चर देना। बच्चों आपको आगे बढ़ना है, आपको डॉक्टर बन के दिखाना है, पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, बट बोलना पड़ता है, फॉर्मेलिटी सही। मुझे शर्म आती है सब बोलने में, बट क्या करूं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। टाटा बाय बाय गुड नाइट। कल फिर से मिलते हैं। कल मतलब कल संडे है, कल की छुट्टी है। मंडे को टेस्ट रखूं या लेक्चर लूं? सर दोनों। दोनों के लिए सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास? सर शिफ्ट टेस्ट लो सिर्फ, क्या टेस्ट लो सिर्फ। सिर्फ टेस्ट रखूं 6 बजे, 6 से 7, 6 to हाँ, 7? sir. ठीक है, 45 क्वेश्चन का होगा। मैं टेस्ट पेपर लूंगा एक्स क्वेश्चन के ऊपर, डाउट डिस्कस करेंगे और ट्यूसडे से फिर से कंटिन्यू कर देंगे और स्पीड भी बढ़ाएंगे। ओके, तब तक के लिए